खिलजी वंश का दौर यूं तो बहुत छोटा था, लेकिन ये कहानी है सत्ता, परिवार और एक ऐसे धोखे की जिसने दिल्ली सल्तनत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक तरफ था गुलाम वंश जिसने 84 सालों तक राज किया, और फिर आते हैं खिलजी जो सिर्फ 30 साल टिक पाए। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल, लेकिन शायद सबसे तूफानी भी। एक ऐसा दौर जिसने इतिहास पर ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक पढ़ी जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक सुल्तान का सबसे बड़ा गुण, उसका भरोसा, उसकी मौत की वजह बन गया? आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे कि कैसे एक चाचा का अपने भतीजे पर अटूट विश्वास एक पूरे सल्तनत के पतन और एक नए क्रूर युग की शुरुआत का कारण बना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने से। अब देखिए, उस क्रूर दौर में वो एक बहुत ही कह सकते हैं अनूठे सुल्तान थे, उम्र दराज और सोच से भी बाकी सबसे अलग। जी हाँ, लगभग 70 साल के थे वो, और जाहिर है उनकी उम्र और तजुर्बे ने ही उन्हें शासन करने का एक ऐसा नजरिया दिया जो बहुत अनोखा था, और अफसोस आखिर में बहुत दुखद भी साबित हुआ। लेकिन उनकी उम्र और नरमी देखकर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो कोई भोले भाले सुल्तान थे। नहीं, जलालुद्दीन सियासत के माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने पिछले सुल्तान को रास्ते से तो हटाया, लेकिन दिल्ली के तख्त पर फौरन नहीं बैठे। नहीं, उन्होंने 1 साल इंतजार किया, दिल्ली के बाहर रहकर उन लोगों का भरोसा जीता जो पुराने निजाम से तंग आ चुके थे, और ये दिखाने के लिए कि वो बलबन जैसे नहीं हैं, उन्होंने उसके आलीशान सिंहासन पर बैठने से भी साफ इनकार कर दिया। मतलब हर कदम बहुत सोचा समझा था। और यहीं से हमें जलालुद्दीन के राज का असली रंग दिखता है। उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जो उस दौर के हिसाब से आप कह सकते हैं बिल्कुल क्रांतिकारी थी। क्रूरता के उस जमाने में वो दया की बात कर रहे थे। आप जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ था बलबन, जिसकी लॉ और रक्त की नीति का मतलब था कि विद्रोह की सजा सिर्फ मौत थी, और दूसरी तरफ थे जलालुद्दीन। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन, जो कि बलबन का ही भतीजा था, मलिक छज्जू, उसे भी माफ कर दिया। अरे हद तो तब हो गई जब उन्होंने लुटेरों को पकड़ा और उन्हें सजा देने के बजाय पैसे और नाव देकर कहा, जाओ और आइंदा से काम मत करना। सोचिए दरबार में क्या माहौल रहा होगा। और ये कोई एकाध घटना नहीं थी, उनके रहम के किस्से तो मशहूर हो गए थे। जरा कल्पना कीजिए, मंगोलों की खूंखार फौज हमला करती है, वो उन्हें हराते हैं और फिर कहते हैं, अरे भाई तुम लोग बार बार लड़ने क्यों आते हो, यहीं दिल्ली में बस जाओ। और उन्होंने सच में उन्हें जमीन दे दी, जो आज भी मंगोलपुरी के नाम से जानी जाती है। अब जाहिर है उनके दरबारी ये सब देखकर हैरान परेशान थे। उन्हें लगता था कि ये सुल्तान की दरियादिली नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, सुल्तान के इस नेकी से हर कोई खुश नहीं था, और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था, जलालुद्दीन का अपना भतीजा अलाउद्दीन। वो अपने चाचा के हर कदम को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तारीफ नहीं बल्कि एक मौका था। अलाउद्दीन वो सिर्फ भतीजा नहीं, दामाद भी था। सोचिए, जिसे जलालुद्दीन ने अपने बेटे की तरह पाला, वही उनके खिलाफ साजिश रच रहा था, और यही बात इस धोखे को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। अलाउद्दीन ने बहुत अच्छी तरह समझता था कि इस जालिम दुनिया में रहमदिली सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और देखिए, अलाउद्दीन इस खेल में अकेला नहीं था। सुल्तान की नरमी ने दरबार के बड़े बड़े अमीरों और सरदारों को बेचैन कर दिया था। उन्हें एक ऐसा सुल्तान चाहिए था जिसके नाम से लोग कांपें, और उन्हें वो बात अलाउद्दीन में नजर आने लगी थी। और बस यहीं से शुरू होता है अलाउद्दीन का वो मास्टर प्लान जिसने इतिहास को बदल दिया। उसने सीधी बगावत नहीं की, नहीं, उसने पहले दौलत बटोरने का एक शातिर प्लान बनाया, एक ऐसी लूट जो उसके तख्ता पलट की बुनियाद बनने वाली थी। ये प्लान जितना बड़ा था उतना ही मक्कारी से भरा हुआ था। देखिए उसने क्या किया। पहला कदम, उसने ये झूठी खबर फैला दी कि वो अपने चाचा से बगावत करके भाग रहा है। दूसरा, उसने दक्षिण के अमीर राज्य देवगिरी पर ठीक तब हमला किया जब उनकी सेना कहीं और गई हुई थी। तीसरा और सबसे चालाकी भरा कदम, उसने ये अफवाह उड़ा दी कि उसके पीछे दिल्ली की 20,000 की फौज आ रही है। राजा डर गया और उसने सरेंडर कर दिया। नतीजा, बेहिसाब दौलत अलाउद्दीन के हाथ लग गई। इस लूट का पैमाना आप बस इस एक आंकड़े से समझिए, 60,000 किलोग्राम से भी ज्यादा सोना और चांदी। यही वो खजाना था जो अलाउद्दीन के तख्त तक पहुंचने की सीढ़ी बनने वाला था।
और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, वो पल जहां सुल्तान जलालुद्दीन का भरोसा उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होता है। दरबार में हर कोई उसे समझा रहा था। उसके सबसे वफादार सलाहकारों ने हाथ जोड़कर कहा, सुल्तान वो आपको धोखा देगा, मत जाइए। लेकिन जलालुद्दीन ने किसी की नहीं सुनी। वो बस यही कहते रहे, तुम मेरे अलाउद्दीन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। सच तो ये है कि वो प्यार में, अपने भतीजे के लिए स्नेह में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। और बस इसी अंधे भरोसे के साथ वो सुल्तान सिर्फ चंद सिपाहियों को लेकर गंगा नदी पार करके कड़ा पहुंच गया। उसे लग रहा था कि वो अपने भतीजे की जीत का जश्न मनाने जा रहा है। उसे क्या पता था कि वो खुद मौत के जाल में चलकर जा रहा है। और अब आता है इस कहानी का सबसे स्याह, सबसे खूनी पन्ना, वो विश्वासघात और उसके बाद जो हुआ। कहते हैं जैसे ही बूढ़ा सुल्तान नाव से उतरा और अपने प्यारे भतीजे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, अलाउद्दीन ने एक इशारा किया और उसी पल उसी नदी के किनारे जलालुद्दीन पर हमला हुआ। उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया और उनका ताज उतारकर फौरन अलाउद्दीन के सिर पर रख दिया गया। एक नरम दिल सुल्तान का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत में एक नए बेरहम दौर का आगाज हुआ। तो सवाल आज भी वही है, क्या जलालुद्दीन की रहमदिली उस जमाने के लिए ठीक नहीं थी, या फिर अलाउद्दीन की जालिम महत्वाकांक्षा ने एक बेहतर सल्तनत की उम्मीद को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया? ये एक ऐसी कहानी है जो सत्ता, भरोसे और धोखे की फितरत पर सोचने को मजबूर कर देती है।